हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रीयवाद का उदय। यूरोप एक महाद्वीप है जिसमें 44 देश आते हैं। कितना देश आते हैं? 44 देश आते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें इसका शब्द और अर्थ, यानी कि इस चैप्टर में जितने भी शब्द आएंगे उसका क्या क्या अर्थ होता है यह पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे कि राष्ट्रीयवाद का क्या अर्थ होता है, पहले इस सब के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे और तब आसान हो जाएगा चैप्टर पढ़ने में और याद रहेगा ज़्यादातर। तो इसीलिए पहले हम लोग इसका अर्थ पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर लिख दिए हैं शब्द और अर्थ। देखिए, जनमत संग्रह का क्या मतलब होता है, इसका क्या अर्थ होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। किसी मुद्दे पर जनता की राय जानना, यानी कि कोई सा मुद्दा है, यानी कि कोई सा मुद्दा उठा लीजिए और जनता से पूछिए इसके बारे में आपका क्या राय है, तो क्या कहलाता है? यही तो कहलाता है जनमत संग्रह। क्या कहलाता है? जनमत संग्रह। उसके बाद क्या है? निरंकुशतावादी। निरंकुशतावादी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो लोगों का बिना परवाह किए हुए मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसी को निरंकुशतावादी कहते हैं। यहाँ पर हम लिखे हैं, यह ऐसी व्यक्ति या स्थान होती है जिसकी शक्ति पर कोई सीमा नहीं होती है या रोक नहीं होती है, जो लोगों की राय के परवाह किए बिना मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? निरंकुशतावादी कहता है। यानी कि जनता की राय को जाने बिना ही अपने मन से काम करना क्या कहलाता है? निरंकुशतावादी कहलाता है। आशा करते हैं आप लोग यह समझ गए होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद है कल्पना आदर्श, यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं? यूटोपिया भी कहते हैं। कल्पना आदर्श को क्या कहते हैं? यूटोपिया भी कहते हैं। यह एक ऐसा विचार है जिसमें आदर्श या अच्छी बातें इतनी अधिक होती है कि इसका वास्तविक रूप से साकार होना लगभग असंभव है। जैसे कि हम लोग कोई सपना देखते हैं कि ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, डीएसपी बनेंगे, एसपी बनेंगे, पुलिस बनेंगे, यह सब क्या है? कल्पना करना है। यानी कि कल्पना करना, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। लगभग में यह असंभव होता है, इसका पूरा होना असंभव है। जैसे कि फिल्म सब में देखिए, एक फाइट मारता है बस उड़ा देता है बहुत दूर तक। यह क्या है? कल्पना करना। यह वास्तव में ऐसा नहीं होता, यह वास्तविक जीवन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। यही तो कहलाता है कल्पना आदर्श। कल्पना आदर्श तो समझ गए होंगे। और आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीयवाद। क्या है? उसके बाद है राष्ट्रीयवाद। अपने राष्ट्र के प्रति स्नेह, प्रेम, देशभक्ति की भावना को ही राष्ट्रीयवाद कहते हैं। यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम रखना, ठीक है, देशभक्ति करना, यह सब क्या है? राष्ट्रीयवाद कहलाता है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान में मैच हो रहा है, सपोज डैट मानिए भारत अगर हार जाए तो अंदर से एक फीलिंग आती है, दुख पहुंचता है कि नहीं, भारत जीतना चाहिए। यही तो है राष्ट्रीयवाद। राष्ट्रीयवाद आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। और आगे की ओर बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय यानी कि अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान नस्ल, धर्म, भाषा से बने क्षेत्र को राष्ट्रीय कहते हैं। यानी कि जिस राष्ट्रीय में समान धर्म हो, समान भाषाएं बोले जाते हो, जिस क्षेत्र में, उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रीय कहेंगे। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय कहेंगे। जिस क्षेत्र में समान धर्म का आदमी रहता हो, समान भाषा बोलता हो, क्या कहलाता है? राष्ट्रीय कहलाता है। राष्ट्रीय तो समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, नीचे में हम लिखते हैं भारत राष्ट्रीय नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समान भाषा नहीं है। यहाँ पर ना समान भाषा है, ना समान धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिले हुए हैं भारत में, इसीलिए यह राष्ट्रीय नहीं है। जैसे कि भाषा भी यहाँ पर का अलग है। जैसे कि हम लोगों का भाषा है किरे कदजी भी, यह हुआ हम लोगों का भाषा। यही स्टेट चेंज कर लीजिए, वहाँ का कुछ अलग भाषा होता है। मान के चलिए दूसरे बंगाल चले जाए, वहाँ बंगाली भाषा बोलता है, यानी कि समान भाषा नहीं, इसीलिए यह राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय नहीं है। भारत क्या है? राष्ट्रीय नहीं है। उसके बाद देखिए अगला समझिए क्या है। अगला है राष्ट्रीय राज। राष्ट्रीय राज को समझिए, इसका क्या अर्थ होता है। यह एक ऐसा राज्य है जिसका अधिकांश नागरिक निर्जाता, भाषा, संस्कृति, धर्म के आधार पर एक समान होते हैं, तो राष्ट्रीय राज कहलाते हैं। यानी कि वहाँ का संस्कृति भी समान होना चाहिए, भाषा भी, और धर्म के आधार पर यह समान होना चाहिए, तभी यह राष्ट्रीय राज कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। भारत क्या है? भारत राष्ट्रीय राज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर धर्म अलग है, भाषा अलग है, यहाँ पर बहुत कुछ अलग है, इसीलिए जो है ना राष्ट्रीय राज नहीं कहलाएगा भारत। जैसे कि हम यहाँ पर लिख दिया है, तो राष्ट्रीय राज कौन है? तो फ्रांस में अधिकांश नागरिक जो है ना फ्रेंच नस्ल के हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं, तो फ्रांस क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय राज कहलाएगा। आशा करते हैं आप लोग यह समझ गए होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए बहुराष्ट्रीय वंशानुगत साम्राज्य।
यानी कि बहुराष्ट्रीय वंशागुणित साम्राज्य का क्या अर्थ होता है, इसका क्या मतलब होता है। यह ऐसा राज्य होता है जिसमें रहने वाले नागरिक अलग अलग नस्लों धर्म के होते हैं और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। यानी कि बहुराष्ट्रीय वंशागुणित साम्राज्य में अलग अलग धर्म के होते हैं और उसमें क्या कहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो वह क्या कहलाएगा, बहुराष्ट्रीय वंशागुणित साम्राज्य कहलाएगा। जैसे यहाँ आप लिखे हैं ऑस्ट्रिया हंगरी हैब्सबर्ग का साम्राज्य बहुराष्ट्रीय वंशागुणित साम्राज्य है। तो ये तो समझ गए हैं आप, आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद है उदारवादी जिसका अर्थ होता है आज़ादी। उदारवादी का अर्थ समझ लीजिए, सीधी बात में उसका अर्थ होता है आज़ादी। उदारवादी लोग तेज बदलाव और विकास का प्राथमिकता देती है। उसके बाद क्या, रूढ़िवादी ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देती है और धीरे धीरे विकास की प्राथमिकता देती है, क्या कहलाती है, रूढ़िवादी कहलाती है। रूढ़िवादी और उदारवादी को इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, उदारवादी को समझ लीजिए लव मैरिज, क्या है, लव मैरिज, और रूढ़िवादी को समझ लीजिए अरेंज मैरिज। तो देखिए, लव मैरिज में क्या होता है कि लड़की को लेता है, भागा के ले जाता है, मंदिर में जाता है और शादी कर लेता है, क्या उदारवादी कहलाएगा। यानी कि अब इसमें पूरी आज़ादी होती है। ठीक है। रूढ़िवादी में क्या होता है, अरेंज मैरिज में क्या होता है, पहले लड़का देखने आएगा, उसके बाद लड़की देखने आएगा, फिर छेकेगा, फिर लड़की को छेकेगा, लड़का को छेकेगा, यानी कि बहुत से रिवाजों करने पड़ते हैं, उसके बाद जाके शादी होती है। तो ये क्या कहलाएगा, रूढ़िवादी कहलाएगा। तो आप समझ गए होंगे, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। उसके बाद आगे है नारीवादी, किसे कहते हैं, स्त्री पुरुष की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध करना, क्या कहलाता है, नारीवादी कहलाता है। यानी कि जैसे कि पहले क्या था कि महिलाओं का वोट देने का अधिकार नहीं था, उसका भी मन था वोट देने का, लेकिन उसको अधिकार ही नहीं दिया था कि आप वोट दे सकते हैं। तो वो क्या, उसके हितों का क्या होना, क्या गया, बोध किया गया, यानी कि उसका हितों को क्या माना गया। तो ये क्या कहलाएगा, नारीवादी कहलाएगा। उसके बाद देखिए विचारधारा, एक खास प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण इंगित करने वाले विचारों के समूह विचारधारा कहलाता है। उसके बाद देखिए अगला है क्रांतिकारी। क्रांतिकारी के क्या मतलब होता है, ये क्रांतिकारी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रांतिकारी को समझना है अच्छे से। देखिए, अस्थापित परंपराओं, संस्थाओं, विचारों और शासन को एक झटके में बदलने का प्रयास करते हैं। क्रांतिकारी जो है किसी भी चीज़ को एक झटके में बदलने का प्रयास करते हैं और इसके लिए अहिंसा, धमकी, मृत्यु भी करते हैं, जैसे कि मेजनी, गैरीबाल्डी, ये सब क्या ये समझाएंगे आगे भी। यहाँ पर देखिए क्रांतिकारी जैसे कि मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो। मान के चलिए हम वो कोई चीज़ नहीं है, भारत में कोई चीज़ का अथी हो जाए तो उसको करने के लिए क्रांति करते हैं। क्रांति करना क्या है, एक तरह से उसको एक झटके में बदलने के लिए, सरकार को एक झटके में बदलने का प्रयास करता है, तो कौन था, क्रांतिकारी। तो यह तो आप समझ गए होंगे, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। उसके बाद है यूरोप एक महादेश है। इसके बाद है यूरोप एक क्या महादेश है। अब चैप्टर यहाँ से आपका शुरू हो रहा है, यूरोप एक महादेश है। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं आपको, क्या यूरोप क्या एक महादेश है जिसके अंतर्गत 44 देश आते हैं। यह सब एक एक करके पढ़ेंगे। दुनिया में कुल 7 महाद्वीप है। क्या महादेश के ये या महाद्वीप की बात एक ही हुआ। दुनिया में कितने महादेश हैं, तो 7 महादेश है। पहला एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। देखिए एशिया में कितने देश हैं, तो 44 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया में कितने देश हैं, 44 देश हैं। अफ्रीका में 54 है और उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं और दक्षिणी अमेरिका में कितना देश है, 12 देश है। और अटलांटिका में अभी तक कोई देश बना ही नहीं है, इसीलिए इसमें 00 लिखे हैं। यूरोप में कितने देश हैं, 44 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया में कितने देश हैं, 14 देश हैं। तो अगर आपसे पूछा था सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, अगर आपसे पूछा था सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, तो सबसे बड़ा महादेश कौन है, एशिया महादेश है। सबसे बड़ा महादेश कौन है, एशिया महादेश। और सबसे छोटा महादेश कौन है, तो ऑस्ट्रिया है। सबसे छोटा महादेश कौन है, ऑस्ट्रिया है। आई होप आप समझ होंगे। और इसी से रिलेटिव है ये वाला महासागर। 5 महासागर है। कितने महासागर है, तो 5 महासागर है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। इसमें अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन है,
प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। उसके बाद सबसे छोटा महासागर कौन है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन है? आर्कटिक महासागर जो है सबसे छोटा महासागर है। उसके बाद देखिए अगला है, उसके बाद देखिए यह चित्र आपको देख रहे होंगे, यह एनसीईआरटी का बुक आप 10th क्लास का खोलिएगा तो सबसे पहले आपको ये वाला चित्र आपको देखने के लिए मिल जाएगा पहला चैप्टर में। यह चित्र किसका है अब हम आपको बताते हैं। फ्रेडरिक सड्यू द्वारा 1848 में, कब? 1848 में तैयार किए गए चार चित्र की श्रृंखला का पहला चित्र है। यह जो है ना फ्रांसीसी चित्रकार फ्रेडरिक सड्यू द्वारा बनाया गया चित्र है, समझ गए। 4 चित्र बनाया था, उसमें से पहला चित्र ये वाला है उसका। इसमें देखिएगा, इसमें जो है ना ऊपर में देखिए भगवान सब का भी दृश्य दिखाया गया है। आगे हम समझाएंगे आपको। इस चित्र में यूरोप और अमेरिका के सभी आयु, सभी वर्ग के स्त्री पुरुष को दिखाया गया है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आगे देखिए, आगे है स्वतंत्रता के विचार को महिलाओं के छवि के रूप में दर्शाया गया। अब इसके हाथ में जो आप देख रहे हैं यह क्या है? ज्ञान की मिसाल है। क्या है? ज्ञान की मिसाल। और ये वाला हाथ में जो लटका हुआ आप देख रहे हैं यह है मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र। क्या है? मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र। उसके बाद देखिए इस चित्र में विश्व के अलग अलग देश से आए हुए लोग की पहचान झंडा और राष्ट्रीय पोशाक से हो रही है। इस चित्र में जो देख रहे हैं आप, अलग अलग देशों से जो आदमी आए हैं उसका पहचान झंडा से हो रही है, उसके यहाँ कपड़ा से हो रही है। पोशाक मतलब कपड़ा, यानी उसके कपड़ा से हो रही है और झंडा से हो रही है। देखिए यह क्या, किसका झंडा है? फ्रांस का झंडा है, यह जर्मनी का झंडा है। उसके बाद देखिए यह ऑस्ट्रेलिया का झंडा है। तो ये सब अलग अलग देश से आए हुए हैं और अपना अपना झंडा से इसका पहचान हो रही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखे हैं जर्मन लोगो होगा यहाँ पर, जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद 2 सिलियों की राजशाही, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग भी इसमें शामिल है। ये क्या है? ये जो है ज्ञान क्या कहते हैं, स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये मूर्ति को देख रहे हैं, इसे ये क्या है? स्वतंत्रता का प्रतीक है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद है यूरोप में राष्ट्रीयवाद का क्रमिक विकास। अब यूरोप में राष्ट्रीयवाद का क्रमिक विकास को देखेंगे। यह देखिए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई तो आप बताइए क्या? 1789 ईस्वी में। उसके बाद देखिए, उसके बाद है नागरिक संहिता 1800 क्या है यहाँ पर। उसके बाद देखिए नागरिक संहिता यहाँ पे होगा 1804 होगा, ठीक है, हुआ था। और उसके बाद देखिए वियना की संधि 1815 और उदारवादियों की क्रांति कब हुई थी? 1848 में। जर्मनी का एकीकरण कब से कब तक हुआ था? 1866 से लेकर के 1871 तक जर्मनी का एकीकरण हुआ था। उसके बाद है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण कब से कब हुआ था? 1859 से 1871 तक। यहाँ पर 1871 होगा, 1871 यहाँ पर 1871 इसको समझ लीजिएगा। 1859 से 1859 से 1871 तक इटली का एकीकरण चला था। उसके बाद देखिए, उसके बाद है लुई 16 का। उसके बाद लुई 16, ये जो देख रहे हैं चित्र, ये किसका चित्र है? तो लुई 16 का चित्र है। यह बड़ा हरामी टाइप का था, ठीक ना। यह बहुत सी क्या कहते हैं, एक तरफ से अत्याचारी था, समझ सकते हैं, एक तरफ से अत्याचारी कह सकते हैं इसको। बहुत तरह से यह जो है ना अत्याचारी क्या है अब लोगों पे। उसके बाद चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। आज के समय में यूरोप में 44 देश हैं। आज के समय में यूरोप में कितने देश हैं? 44 देश हैं। जो पीछे पाए 1850 से पहले निरंकुशतावाद शासन चल रहा था। निरंकुशतावाद तो हम समझा दिए पीछे। वही लोग, वहाँ के लोग राजाओं का दुराचारी से परेशान था। यह जो था लुई 16 बहुत जो है ना बहुत दुराचारी था, यानी कि बहुत अत्याचार करता था। होकर क्रांति कर दी। क्या कर दी? क्रांति कर दी। और पहले क्रांति फ्रांस में हुआ था। पहले क्रांति कहाँ से हुई? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? तो फ्रांस से शुरू हुआ था 1789 ईस्वी में। उस समय फ्रांस का राजा लुई 16 था। उस समय
फ्रांस का राजा कौन था? आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है 1789 ईस्वी में फ्रांस में जो क्रांति शुरू हुई थी वहाँ का राजा कौन था? उस समय में वहाँ का राजा कौन था? तब लुई 16वां था वहाँ का राजा, कि बहुत से ज़्यादा अत्याचारी था राजा था। कौन सा कैसा राजा था वो? तो बहुत ज़्यादा अत्याचारी राजा था। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, फ्रांस के नागरिक 1789 में लुई 16वां को फांसी पर लटका दिया। ये इतना दुराचारी था कि वहाँ का आदमी जो है इससे तंग होकर इसको क्या किया, 1789 ईस्वी में इसको फांसी पर लटका दिया। उसके बाद देखिए 1789 से लेकर 1799 तक फ्रांस पर किसी का राज नहीं था। जब ये लुई 16वां को फांसी पर लटका दिया गया था, यानी कि इसकी मृत्यु हो गई थी, तब तक जो है ना 1789 से लेकर 1799 तक फ्रांस पर किसी का राज नहीं था। यानी कि कह सकते हैं आप लोकतांत्रिक देश बन गया था, वहाँ पर जनता का ही शासन चल रहा था तब तक। उसके बाद देखिए उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के शुरुआत 1789 से हुआ। वहाँ के लोग ने वहाँ राजतंत्र को ख़त्म करके प्रजातंत्र लाए। वहाँ के आदमी जो था, वहाँ का लोग जो था, राजतंत्र को ख़त्म करके प्रजातंत्र को लाया और सामूहिक पहचान बनाने के लिए कदम उठाया जो निम्नलिखित है। वो क्या कदम उठाए, अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए पहला है प्रत्येक राज्य में एक स्टेट जनरल चुना गया जिसका नाम बदलकर असेंबली रख दिया गया। ठीक। दूसरा है फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया। तीसरा है एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया गया जिसमें सबको समान कानून का व्यवस्था लागू किया गया। चौथा है आयात निर्यात पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया। यानी कि पहले जो है ना, एक राज्य से दूसरे राज्य जब कोई सामान ले जाता था तो वहाँ पर जो है ना सीमा शुल्क लगता था, यानी पैसा लगता था, उसको क्या किया, ख़त्म कर दिया। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है नेपोलियन युग। उसके बाद कौन आया, नेपोलियन आया। क्या कौन आया, तो नेपोलियन आया। इसका युग चला था कब से कब, यह शासन किया था 1804 से लेकर 1815 तक नेपोलियन ने शासन किया था। उसके बाद देखिए इसका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु हो गई इसका 5 मई 1821 को इसका मृत्यु हो गई। यह एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्य से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। अपने योग्यता के बल पर यह 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गए। यह इतना अच्छे काम किए कि आज वहाँ के लोगों के दिलों में अपना एक अलग जगह बना लिया। उससे इसकी लोकप्रियता जो है ना बढ़ी। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई। इस कई युद्धों में यह सेनापति थे वहाँ के, तो यह कई युद्धों में जो है वहाँ की सेना को जो जीत दिलाई। अपार लोकप्रियता हासिल कर ली और फ्रांस के शासक बन गया और वहाँ के लोगों के दिलों में अपना जगह बना लिया और वहाँ का शासक भी बन गया। उसके बाद देखिए आगे है नेपोलियन युग हम बताते हैं कि 1804 से लेकर 1815 तक चला था। 1804 में नेपोलियन शासन काल में जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर उन्हें फिर से राजतंत्र स्थापित कर दिया जो निम्नलिखित है। जब उसका वहाँ का शासन उसको बना दिया गया नेपोलियन का, वह क्या किया, प्रजातंत्र को हटा के फिर से वह क्या किया, राजतंत्र को स्थापित कर दिया, जो कि इसका कानून जो कि है निम्नलिखित इसमें दिया हुआ है, एक एक करके दिया गया है, पढ़ते हैं। कानून की समझ सबको बराबर रखा। कानून की समझ सबको क्या बराबर रखा, गरीब रहे या अमीर रहे सबको क्या कर रखा, बराबर रखा। दूसरा संपत्ति के आधार को सुरक्षित बनाए रखा। संपत्ति के आधार को क्या रखा, सुरक्षित बनाए रखा। उसके बाद के भूत दासत्व और जागीरदारी से मुक्ति दिलाई। चौथा नेपोलियन के समय में व्यापार एवं संचार बहुत ज़्यादा विकसित हुआ। इसके समय में जो व्यापार जो है बहुत व्यापार एवं संचार जो बहुत ज़्यादा विकसित हुआ, डेवलप हुआ। ठीक। उसके बाद देखिए अगला है नेपोलियन युग 1804 से 1815। ठीक, ये तो बताए हैं। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना, तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। उसके बाद देखिए 1804 में नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लागू किया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि नेपोलियन संहिता कब लागू किया, तो 1804 में ही लागू किया था। नेपोलियन संहिता लागू किया था। 1815 में नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हरा दिया गया। कहता है ना कि शेर है तो कोई सवा शेर भी होता है, ठीक ना। उसी तरह से एक बार क्या हुआ, नेपोलियन वाटरलू का युद्ध में हार गया। उसके बाद मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, रूस,
प्रासा ऑस्ट्रिया ने नेपोलियन को कैद कर सेंट हेलेना नामक टापू पर रख दिया जहां 1821 में नेपोलियन की क्या होगी, मृत्यु हो गया। नेपोलियन की क्या होगा, मृत्यु हो गया। उसका मित्र जो था राष्ट्र ब्रिटेन, रूस, प्रासा ऑस्ट्रिया ने नेपोलियन के क्या किया, कैद करके सेंट हेलेना नामक टापू पर रख दिया जहां 1821 में नेपोलियन की क्या होगी, मृत्यु हो गई। आपसे पूछा जाएगा नेपोलियन का मृत्यु कब हुई थी, तो 1821 ईस्वी में नेपोलियन का मृत्यु हो गया था। उसके बाद देखिए अगला है मेटरनिख। उसके बाद कौन आया, मेटरनिख आया। तो उसके बाद कौन आया था, मेटरनिख युग कब से कब तक चला था, यहाँ पर 1800 होगा, यहाँ पर छूट गया है। 1815 से 1848 तक नेपोलियन युग चला था। 1815 से लेकर 1848 तक नेपोलियन ने वहाँ पर शासन किया था। यूरोप की विजय शक्ति ब्रिटेन, रूस, प्रासा ऑस्ट्रिया। नेपोलियन की मृत्यु के बाद 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना है, ठीक ना। एक सम्मेलन बुलाया गया वहाँ पर जिससे वियना सम्मेलन के नाम से जाना गया। वह जो सम्मेलन बुलाया गया उसको किस नाम से जाना गया, तो वियना सम्मेलन के नाम से जाना गया। उसके बाद देखिए वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख की, यानी कि वहाँ का अध्यक्षता कौन की, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर क्या नाम था, मेटरनिख नाम था उसका, क्या नाम था, मेटरनिख। उसके बाद आगे बढ़िए, उसके बाद आगे है मेटरनिख। उसके बाद है मेटरनिख प्रतिक्रियावादी शासक था। मेटरनिख कैसा शासक था, तो प्रतिक्रियावादी था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ये, मेटरनिख कैसा शासक था, तो प्रतिक्रियावादी शासक था। कैसा शासक था, तो प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, गणतंत्र का विरोध करना। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। मेटरनिख का उद्देश्य था गणतंत्र को विरोध करना और फिर से क्या है, राजतंत्र को स्थापित करना। ठीक, मेटरनिख प्रतिक्रियावादी शासक था, यह हमें याद रखिएगा, आप पूछा जा सकता है एग्जाम में। उसके बाद देखिए आगे है वियना कांग्रेस की उपलब्धियां, यानी कि बदलाव। वियना कांग्रेस की बदलाव क्या हुई, 1815 में इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिख ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया, यानी कि कई राज्यों में उसको क्या किया, बांट दिया। ठीक, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बूर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। किसको दे दिया, तो फर्डिनेंड को दे दिया। कौन, बूर्बो वंश के सम्राट जो था फर्डिनेंड को दे दिया। ठीक, उसके बाद अगला है रोम और उसके आसपास के सभी राज्यों को पोप यानी कि चर्च के पुजारी को दे दिया। किसको दे दिया, चर्च के पुजारी को दे दिया। लंबोडी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुत्व कायम हुआ। उसके बाद क्या हुआ, लंबोडी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रेलिया का प्रभुत्व क्या हुआ, कायम हुआ। जर्मनी में 39 रियासतें को संघ पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार कायम रहा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जर्मनी में कितने रियासतों पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार कायम रहा, तो 39 रियासतों पर। कितना, तो 39 रियासतों पर क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का अधिकार कायम रहा। उसके बाद क्या, उसके बाद अगला है फ्रांस का शासन, यानी कि फ्रांस पर शासन कौन कब तक किया, ठीक ना, उसके बारे में यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए लुई 14वां 1663 से लेकर 1615 ईस्वी तक राज किया फ्रांस पर। उसका कहना था मैं ही राजा हूँ और राज्य भी। वो अपने मन में सोच रहा था मैं ही राजा हूँ और हम ही क्या है, राज्य हैं। उसके बाद कौन आया, लुई 15वां 1715 से लेकर 1774 ईस्वी तक क्या किया, वहाँ पर शासन किया। और उसका कहना था मेरे से अच्छा कोई नहीं। वो अपने आप में समझता था कि हमसे अच्छा कोई नहीं है। उसके बाद लुई 16वां 1774 से लेकर के 1789 तक जो है ना शासन किया। और वो क्या था, पत्नी के प्यार में क्या था, पागल था। वो अपने पत्नी के प्यार में पागल था। ठीक, उसके बाद क्या, फ्रांस का नागरिक 1789 से लेकर 4 जुलाई 1789 फ्रांस क्रांति नेपोलियन 1804 से 1815 तक। ठीक,
लुई 18वां, उसके बाद 1815 से लेकर 1824 तक शासन किया। उसके बाद मेटरनिक ने बनाया था इसको, किसने बनाया था? मेटरनिक। चार्ल्स 10वां 1824 से लेकर के 1830 तक जो है ना फ्रांस पर शासन किया। आशा करते होंगे आप समझ गए होंगे इसको। आगे के लिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं अब। उसके बाद देखिए, उसके बाद है यूरोप में राष्ट्रीयवाद। यूरोप में जो राष्ट्रीयवाद हुआ किस तरह से हुआ, उसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में समझेंगे। पहला पॉइंट है, किसी भी राष्ट्र का निर्माण होने के लिए सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि का जरूरत और यूरोप में अलग अलग समाज थे। अब देखिए अगला है यूरोप में राष्ट्रीयवाद। यहाँ पर होगा यूरोप में राष्ट्रीयवाद। ठीक, किसी भी राष्ट्र का निर्माण होने के लिए सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि का जरूरत होता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, यूरोप में अलग अलग समाज थे। यूरोप में कैसे समाज थे? तो अलग अलग समाज थे। जैसे हेसनवर्ग समाज में लोग जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली अलग अलग भाषाएं बोलते थे। वहाँ पे अलग अलग आदमी रहते थे, अलग अलग जाति का लोग रहते थे और अलग अलग भाषाएं बोलते थे। अगला है यूरोप में राष्ट्रीयवाद के लिए क्या क्या जरूरी है? यूरोपीय समाज की संरचना। दूसरा है उदारवादी राष्ट्रीयवाद। ठीक, उसके बाद है रूढ़िवादी। ठीक, उसके बाद है क्रांतिवादी। ये तो समझ गए होंगे। अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं। उसके बाद कि यूरोपीय समाज की संरचना 19वीं शताब्दी के पहले 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया था। पहला उच्च वर्ग और दूसरा क्या था? निम्न वर्ग। तो उच्च वर्ग को क्या कहते हैं? कुलीन वर्ग भी कहते थे। उच्च वर्ग को कुलीन वर्ग भी कहते हैं। उच्च वर्ग में कम जनसंख्या तथा उच्च वर्ग सर्वोच्च जमाने वाले थे। जमींदार यानी ढेर सारे खेतों का मालिक सभी अधिकार दिए जाते थे। उच्च वर्ग में यानी कि जमींदार सबको जो है ना उच्च वर्ग में रखा जाता था, कुलीन वर्ग में रखा जाता था, जिसके पास ढेर सारे खेत हैं और जो उस खेत का मालिक होता था उसी को उच्च वर्ग में रखा जाता था, यानी कि आप कुलीन वर्ग कह सकते हैं इसको। उसके बाद देखिए निम्न वर्ग यानी कि कृषिक वर्ग। निम्न वर्ग का जनसंख्या बहुत अधिक था। निम्न वर्ग यानी जमीनहीन, यानी कि निम्न वर्ग वाले लोग के पास ज़मीन ही नहीं था। ये ठीक ना, आप समझ सकते हैं इसको। निम्न वर्ग वाले लोग के पास ज़मीन था ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक कि वो लोग अपना घर भी नहीं बनाए थे। यहाँ तक कि उसको घर बनाने के लिए भी ज़मीन नहीं था। किराए के ज़मीन पर रहते थे और किसी भी प्रकार के इनको अधिकार नहीं दिया जाता, किसी भी प्रकार का लाभ इसको नहीं मिलता था। ठीक ना, कौन सा वर्ग को? तो निम्न वर्ग को, जिसको कृषि वर्ग कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला है यूरोप में समाज और असमान रूप से विभाजित थे। यूरोप समाज जो था ना असमान रूप से क्या था? विभाजित थे। 19वीं शताब्दी के बाद एक नया वर्ग जुड़ा। ठीक, मध्य वर्ग। कौन सा वर्ग जुड़ा? मध्य वर्ग। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 19वीं शताब्दी के बाद नया वर्ग जुड़ा, उस वर्ग का क्या नाम था? तो मध्य वर्ग में लोग सभी पढ़े लिखे होने के कारण उसने उदारवादी की मांग करने लगी। क्या करें? उस वर्ग में क्या था? सब पढ़े लिखे हुए, तो और क्या कर दिया? और उदारवादी राष्ट्रीयवाद का मांग करने लगा। किसका मांग करने लगा? उदारवादी राष्ट्रीयवाद का क्या करने लगा? मांग करने लगा। उसके बाद देखिए आगे क्या हुआ। उसके बाद वियना समझौता से हुआ बदलाव। उसके बाद वियना समझौता हुआ, उससे क्या बदलाव हुआ उसके बारे में जानते हैं। पहला, फ्रांस की सीमाएं पर कई राज्य कायम कर दिया गया ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार ना बदले, यानी कि भविष्य में जो है फ्रांस अपना जो है विस्तार ना बढ़ाए, अपना पैर ना फैलाए, इसीलिए जो है ना क्या कहते हैं सीमाएं पर कई राज्य कायम कर दिया गया था। ठीक ना, ताकि भविष्य में फ्रांस जो है अपना विस्तार न कर पाए। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए पूर्व यहाँ पर वुर्बो वंश होगा। ठीक ना, यहाँ पर वुर्बो वंश को सत्ता में बाहर कर दिया होगा। यहाँ पर क्या होगा? बाहर कर दिया गया और जारी भी कर दिया। ठीक ना, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए वुर्बो वंश को सत्ता में क्या कर दिया? बाहर कर दिया गया था। ठीक ना, उसके बाद अगला देखते हैं क्या है। अगला है क्रांतिकारियों, इसको अच्छे से समझेंगे। यूरोपीय सरकार की इन सारे निर्णय के विरोध में ठीक
क्रांतिकारी ने जन्म लिया। ठीक, क्रांतिकारियों ने अंदर ही अंदर कुछ खुफिया समाज निर्माण किया। ठीक, जिसका गुप्त खुफिया समाज के निर्माण का काम, जिसका मुख्य मकसद लक्ष्य था। अब क्या लक्ष्य था, अब एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है राष्ट्रीयवाद का मतलब, राष्ट्रीयवाद का बदलाव। क्या पहला क्या था, राष्ट्रीयवाद का बदलाव। दूसरा क्या था, वियना संधि का विरोध। क्या था, वियना संधि का विरोध। तीसरा है स्वतंत्रता के लिए लड़ना, स्वतंत्रता के लिए लड़ना। ये सब तीनों के एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या, क्रांतिकारियों का युग 1830 से 1848 तक क्रांतिकारियों का युग चला था। यूनियन में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 1821 से ही प्रारंभ हो गया था। अगला पॉइंट है, यूनानी लड़ाई से अनेक मदद किया गया। इसका लड़ाई में यूनानी खुद था, यानी कि यूनानी लड़ाई में जो था उस अनेक तरह से उसको मदद क्या मिला। ठीक है, इस लड़ाई में यूनानी जो था ना खुद थे, और पश्चिम यूरोप के आदमी भी थे। उसमें कलाकारों ने भी अपनी पेंटिंग के मदद से, पेंटिंग की सहायता से खूब मदद किए। उसके बाद इसमें कौन, कवि भी इसमें शामिल थे। पूरे यूरोप में राष्ट्रीयवाद का विचार बहुत ही मजबूत हो गया। युद्ध के बाद 1832 से कुस्तुतुनिया का संधि हुआ। कब संधि हुआ कुस्तुतुनिया का, तो कुस्तुतुनिया का संधि 1832 में हुआ था, पेश किया गया, जिससे यूनियन एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया। यूनियन क्या हो, एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया। उसके बाद देखिए अगला है रूमानीवादी। रूमानीवादी क्या है, इसके मतलब समझते हैं इसको। रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। ठीक है ना, राष्ट्रीय विकास के केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं होगा। इसके लिए हम काव्य काल, कहानी, किस्सा और संगीत की भी मदद लेनी पड़ेगी। जैसे रूस में एक भाषा पोलिश का प्रयोग एक राष्ट्रीयवाद के रूप में किया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है 1830 से 1848 यूरोप की आर्थिक स्थिति पर। 1830 से लेकर 1848 तक क्या कहते हैं, क्रांति चला था यूरोप में, फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। 1830 से 1848 यूरोप की आर्थिक स्थिति बहुत ही कठिन थी। इस समय में यूरोप की स्थिति इतना डगमगा गया था कि भूखमरी यूरोप में शुरू हो गया था, यानी कि वहाँ का आर्थिक स्थिति इतना गिर गया था यूरोप का। 1830 से 1848 में यूरोप का आर्थिक स्थिति इतना गिर गया था कि वहाँ की भूखमरी, आदमी खाने के लिए मरने लगे। भूखमरी यूरोप में शुरू हो गया था, क्योंकि इस समय जो यूरोप में लोगों ने खेतों में अनाज के लिए पौधा लगाए थे, सभी क्या हुए थे, डूब गए थे, जिसके कारण से भूखमरी स्टार्ट हो गया। इधर भूखमरी शुरू ही हो गई, बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना भी करना पड़ा। और भूखमरी शुरू हुआ तो बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना भी करना पड़ा यूरोप वासियों को। उसके बाद देखिए अगला है जन विद्रोह। अगला क्या है, अगला है जन विद्रोह। यूरोप के जितने भी लोग थे उनसे सरकार के खिलाफ विद्रोह स्टार्ट कर दिया। उसने क्या किया, सरकार के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। जब भूख से मरने लगे तो क्या करेगा बेचारा, अपना विद्रोह करने लगा, स्टार्ट करना शुरू कर दिया सरकार के खिलाफ। वो लोग बताना चाह रहा था कि आपकी अब मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि अब हम लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। आपका नियम शर्त मुझे पसंद नहीं है, यानी कि आप जितना दिन से मनमानी कर रहे थे, आपका मनमानी नहीं चलेगा का नारा लगाना शुरू कर दिया। और क्योंकि अब हम लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे, अगर आपका मनमानी अगर ऐसा चलता रहा तो हम लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। आपका नियत शर्त मुझे पसंद नहीं है, आपका जो नियत है, आपका जो शर्त है, ये हमें पसंद नहीं है। आप हमें जो ज़रूरत है उस चीज़ों को पूर्ति करें, हमें जो ज़रूरत है उसको पूरा कीजिए। खाने के लिए मर रहे हैं तो खाने के लिए हमको दीजिए, अब न दूसरा चीज़ दीजिएगा तो होगा ही ना, क्रांति तो होगा ही, विद्रोह तो होगा ही। ठीक, यही बात को लेकर यूरोप वासियों ने क्या किया, अपना विद्रोह शुरू कर दिया। उसके बाद देखिए अगला है जर्मनी का एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है यानी कि 3-4 जैसे कि 10-15 घर क्या कहते हैं, घर मिला के क्या किया, एक गांव बना दिया। 4-5 गांव मिला के क्या किया, एक बड़ा गांव मिला दिया। क्या हुआ, एकीकरण। एकीकरण मतलब होता है जोड़ना। एकीकरण मतलब क्या होता है, जोड़ना।
तो एकीकरण मतलब क्या होता है, आप तो समझ गए हो। एकीकरण मतलब होता है जोड़ना। उसके बाद देखिए, इसको हटा देते हैं पहले। हाँ, उसके बाद है 1848 यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश किया, परंतु वह जर्मनी के लिए एकीकरण नहीं कर पाया। यूरोपियन सरकार ने 1848 में बहुत कोशिश किया जर्मनी का एकीकरण करने के, लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि राष्ट्रीय निर्माण की यह उदारी पहल राजशाही और फौज ने मिलकर दबा दिया। यह भार प्रसा राष्ट्रीय एकीकरण का नेतृत्व किया। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से तानों से युद्ध में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई तथा जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा ने राजा विलियम प्रथम के जर्मन सम्राट घोषित कर दिया। यानी कि 1871 में वर्साय में जो हुए समारोह में प्रसा ने राजा के विलियम प्रथम के जर्मन सम्राट को क्या कर दिया, घोषित कर दिया। उसके बाद देखिए अगला है, जर्मन के एकीकरण की बधाइयाँ क्या थी। यानी कि जर्मन के जो एकीकरण हुआ तो इसका बधाइयाँ क्या क्या हुई, इसके बारे में जानिए। जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था। जर्मनी क्या था, पूरी तरह से विखंडित राज्य था, ठीक ना, अलग अलग हो गया था, ठीक ना। विखंडित मतलब टूट जाना। जिसमें 300 छोटे बड़े राज्य थे, जिसमें धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताओं भी मौजूद थी। वहाँ पर प्रसा शक्तिशाली राज्य था एवं अपना प्रभाव बनाए हुए था। उसमें जर्मन राष्ट्रीयवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उसके समय में नहीं था। एकीकरण का मुद्दा नहीं था। उसके बाद देखिए अगला है, इटली जर्मनी का एकीकरण के इतिहास में 19वीं सदी के पहले, उसमें 19वीं सदी का होगा, 19वीं सदी के पहले में इटली में 13 राज्य थे। कितने राज्य थे इटली में? 13 राज्य। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 19वीं सदी से पहले इटली में कितने राज्य थे, तो 13 राज्य थे। कितने? तो 13 राज्य थे। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेज़ेनी को माना जाता है। किसको माना जाता है? जोसेफ मेज़ेनी को माना जाता है। इटली का एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? जोसेफ मेनेज को माना जाता है। उसके बाद देखिए अगला है, मेज़ेनी का जन्म जनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेज़ेनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जनेवा में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेज़ेनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जनेवा में हुआ था। कहाँ? तो जनेवा में हुआ था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इटली का जब एकीकरण हो रहा था तो उसमें सबसे बड़ा बाधक कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा बाधक था इटली का एकीकरण में। उसके बाद देखिए अगला है, इटली की समस्या को काउंट काबूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। उसको क्या किया था? काउंट काबूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया, ठीक ना, और ज़्यादा समस्या उत्पन्न कर दिया। इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है। इटली का एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी को कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, इटली का एकीकरण का श्रेय मेज़ेनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी को दिया जाता है। इटली का श्रेय किसे दिया जाता है? मेज़ेनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी को दिया जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, यंग इटली की स्थापना 1831 में जोसेफ ने की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इटली की स्थापना किसने किया था? तो जोसेफ ने किया था। किसने किया था? जोसेफ ने की थी। कब किया था? तो 1831 ईस्वी में क्या था। उसके बाद देखिए अगला, गैरीबाल्डी लाल कुर्ती नाम से सेना का गठन क्या था? किस नाम से सेना का गठन क्या था? तो कुर्ती नाम से सेना का क्या किया था? गठन किया था। उसके बाद देखिए विक्टर एमेनुएल सार्डिनिया का शासन था। उस समय किसका शासन था? विक्टर एमुनियल सार्डिनिया का शासन था। एमुनियल सार्डिनिया का शासन था। इटली के एकीकरण की शुरुआत लंबोडी और सार्डिनिया राज्य के मेल से हुई। किसके मेल से हुई? तो लंबोडी और सार्डिनिया राज्य के मेल से हुई। किसका? इटली का एकीकरण का शुरुआत हुआ था
ये दोनों के मेल से। इटली राष्ट्रीय का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी में माना जाता है। इटली का राष्ट्रीय का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी में माना जाता है। उसके बाद देखिए 1871 ईस्वी में रोम को संयुक्त इटली का राजधानी घोषित किया। रोम को किसका राजधानी घोषित किया? तो इटली का राजधानी घोषित किया। कब किया था? 1871 ईस्वी में रोम को संयुक्त इटली का राजधानी घोषित किया गया। उसके बाद देखिए अगला है, समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों होगा यहाँ पे, ठीक ना। समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। यह कथन किसने कहा था? तो जोसेफ मेजेनी ने कहा था। क्या कहा था? जोसेफ मेजेनी ने कहा था कि अगर समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व किसको दे दीजिए? नवयुवकों के हाथ में दे दीजिए। यह कथन जोसेफ मेजेनी ने कहा था। उसके बाद देखिए इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में काउंट काबूर ने किया। कब किया था? 1871 ईस्वी में कौन किया था? तो काउंट काबूर ने किया था। किसने किया था? काउंट काबूर ने किया। इटली का एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। इटली का जन्मदाता कौन था? नेपोलियन को कहा जाता है, एक तरह से कह सकते हैं नेपोलियन को कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला है चार्ल्स 10वां का शासनकाल, यानी कि चार्ल्स 10वां का शासनकाल में क्या था? इसका पॉइंट बना के हमें लिख दिया है। चार्ल्स 10वां बहुत की प्रतिक्रियावादी शासक था। बहुत ही प्रतिक्रियावादी शासक था। कौन? चार्ल्स 10वां। पोलिंगनेट की प्रधानमंत्री बना दिया गया था। उसके बाद क्या चार्ल्स 10वां ने पोलिंगनेट को प्रधानमंत्री बना दिया। उसके बाद अमीर लोग को मतदान देने का अधिकार दिया, गरीब लोगों तथा महिलाओं को मतदान देने का अधिकार नहीं दिया। वो क्या गरीब जो अमीर था, ठीक ना, उसको वोट देने का अधिकार दे दिया। जो गरीब लोग थे उसको जो है ना वोट देने का अधिकार नहीं दिया। उसके बाद देखिए गरीब तथा महिला को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया था। गरीब आदमी जो था और महिला जो थी वो जो है ना उसको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया। उसके बाद देखिए 18 जुलाई 1830 जनता में आक्रोश आ गया, यानी कि उसके बाद ये सब जब देख रहा था जनता ये सब हो रहा है हम लोगों के साथ, उसके बाद 18 जुलाई 1830 में जनता में क्या हो गया? आक्रोश आ गया। क्या आ गया? आक्रोश, यानी गुस्सा आ गया उसको। उसके बाद देखिए अगला है 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण। 1830 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था इसका क्या कारण था? उसके बाद देखिए पहला पॉइंट है मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति, ठीक। उसके बाद देखिए चार्ल्स 10वां निरंकुश शासन था, ठीक। उसके बाद देखिए अगला है चार्ल्स 10वां जनतावादी भावना को दबाना चाहता था, ठीक। उसके बाद देखिए अगला है उदारवादियों द्वारा अभिजात वर्ग की व्यवस्था का विरोध करना। यह सब कारण था कब? किसका? 1830 के फ्रांसीसी के क्रांति का कारण था ये सब। उसके बाद देखिए अगला है 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम। अब देखिए 1830 के फ्रांसीसी क्रांति हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ, ठीक है। तो 1830 का जो क्रांति हुआ था उसका पहला परिणाम था चार्ल्स 10वां फ्रांस के गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। भागना तो पड़ेगा ही भाई, तुमको भागना तो पड़ेगा ही, भाग ही गया। चार्ल्स 10वां फ्रांस की गद्दी को छोड़कर कहाँ भाग गया था? इंग्लैंड भागना पड़ा था उसको। अगला पॉइंट है फ्रांस में बुर्बो वंश का क्या हो गया? अंत हो गया। फ्रांस में क्या हुआ? बुर्बो वंश का क्या हो गया? अंत हो गया। अगला पॉइंट है फिर आइलियर्स वंश के लुई फिलिप को शासक बनाया गया। किसको बनाया गया? तो लुई फिलिप को शासक बनाया गया। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है संवैधानिक राजतंत्र का स्थापित किया। किसको स्थापित किया? संवैधानिक राजतंत्र को क्या स्थापित किया। उसके बाद अगला पॉइंट है मेटरनिक व्यवस्था को भंग कर दिया। किसको कर दिया? मेटरनिक जो व्यवस्था बनाया था उसको क्या कर दिया? भंग कर दिया। और 1830 से 1848 लुई फिलिप 1830 से लेकर 1848 तक लुई फिलिप ने अपना शासन किया था। उसके बाद देखिए अगला है
1848 के फ्रांसीसी क्रांति का कारण, 1848 जो में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, इसका क्या कारण था? पहला है लुई फिलिप का नीति कमज़ोर नीति, ठीक ना, क्या था? कमज़ोर नीति था, लुई फिलिप का कमज़ोर नीति, ठीक। उसके बाद देखिए लुई फिलिप ने प्रधानमंत्री होगा यहाँ पे क्या होगा? प्रधानमंत्री होना चाहिए, प्रधानमंत्री हो गया, यहाँ पर होगा प्रधानमंत्री गोजी को बना दिया। किसको बना दिया? गोजी को बना दिया, जो कि किसी प्रकार का सुधार नहीं कर रहा था, सिर्फ उसको प्रधानमंत्री बन गया, वो न विकास कुछ नहीं का, कोई सुधार ही नहीं कर रहा था। वो क्या करता था? तो पूंजीपति के साथ देने लगा, जो इसके पास पूंजीपति था ढेर सारे, तो उसको साथ देने लगा। अब तो सब आदमी के पास तो पूंजीपति तो होता नहीं है, ठीक ना, तो बहुत आदमी गरीब होता था, ज़्यादातर क्या होता, गरीब आदमी ही होता था। उसके बाद जो आयात निर्यात पर ध्यान नहीं देता था, आयात निर्यात पर ध्यान नहीं देता था, जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य अगर कोई चीज़ सामान ले जाता था, टैक्स लेता है कि नहीं लेता है, क्या वो कर लेता है कि नहीं होता, ये सब पर जो है ना उतना ध्यान नहीं देता था। कौन? तो गोजी को जो प्रधानमंत्री बनाया गया था, ये सब। उसके बाद देखिए अगला है बेरोजगारी और भूखमरी आ गया था। और क्या आ गया था? बेरोजगारी और भूखमरी आ गया था। अगला पॉइंट, लोगों ने फिर से राजा का विरोध कर राजा को भगा दिया। फिर से आप काम नहीं करिएगा तो विरोध होगा ही, वो विरोध करके भगा देगा ही, ठीक ना। विरोध करके क्या किया? राजा को भगा दिया, ठीक ना। फिर से फ्रांस में द्वितीय गणराज्य की स्थापना किया, द्वितीय गणराज्य का स्थापना किया। उसके बाद लुई तीन को फ्रांस का सम्राट बना दिया। किसको? लुई तीन को फ्रांस का सम्राट बना दिया गया। उसके बाद अगला देखिए क्या है, अगला है मेजनी का जन्म 1807 में कब कहाँ पर हुआ था? जनेवा में हुआ। 1807 ईस्वी में कहाँ? जनेवा में हुआ था। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचार, समर्थन और योग्य सेनापति था, ठीक ना। सेनापति का योग्य था, यानी कि काबिल था उसका सेनापति का। कौन? तो मेजनी। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक गुप्त दल से था, ठीक ना। कार्बोनरी जो था ना, दल का नाम है, गुप्त दल था, ठीक ना, उससे संबंधित था। आपसे पूछेगा मेजनी का संबंध किससे था? तो कार्बोनरी नामक गुप्त दल से था उसको, किसका? तो मेजनी का। उसके बाद देखिए 1830 में मेजनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करना चाहा, लेकिन मेटरनिख नागरिक आंदोलन का दबा दिया, जिसके कारण मेजनी को इटली से भागना पड़ा। किसको भागना पड़ा? मेजनी को भी इटली से भागना पड़ गया था। किसको? मेजनी को इटली से भागना पड़ गया। उसके बाद देखिए मेजनी ने 1831 में यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किया। कब किया था? 1831 में यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किया था। अगला पॉइंट है, मेजनी ने 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया, ठीक ना। उसके अगला पॉइंट है 1848 में मेजनी पुनः इटली आया। कहाँ पे आया? कब आया? आपसे पूछा जाएगा कि मेजनी पुनः इटली कब आया था? तो 1848 ईस्वी में मेजनी ने फिर से इटली आया। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, मेजनी इटली का एकीकरण कर गणराज्य बनाना चाहता था। मेजनी क्या चाहता था? कि इटली का एकीकरण करके एक में जोड़ के गणराज्य बनाना चाहता था, लेकिन सार्डिनिया पिडमाउंट का शासन चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में इटली का एकीकरण करना चाहता था, ठीक ना। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासन चल रहा था उस समय में, चार्ल्स एल्बर्ट ने अपने नेतृत्व में इटली का एकीकरण करना चाहता था, ठीक ना। उसके बाद देखिए पोप इटली को धर्मराज बनाना चाहता था। पोप मतलब होता है ब्राह्मण। पोप मतलब क्या होता था? ब्राह्मण, ठीक ना। इटली को धर्मराज बनाना चाहता। क्या बनाना चाहता था? धर्मराज बनाना चाहता। इसी तरह तीनों में टकराव के वजह से इटली का एकीकरण नहीं हुआ। अब दोनों में टकराव हुआ तो बहस शुरू हो गया होगा, तो क्या हुआ? इटली का एकीकरण नहीं हुआ। मेजनी पुनः फिर वापस चला गया। मेजनी क्या हुआ? फिर से वापस चला गया। आया था वो क्या कहते हैं इटली का एकीकरण करने के लिए, लेकिन हुआ नहीं उस एकीकरण, ठीक ना। तो फिर से क्या हुआ? पुनः वो वापस चला गया। उसके बाद देखिए अगला है इटली का एकीकरण का द्वितीय चरण। प्रथम चरण में तो हुआ नहीं। अब देखिए द्वितीय चरण में क्या हुआ? 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में विभक्त था। कितने राज्यों में विभक्त था? 7 राज्यों में विभक्त था। और कौन कौन 7 राज्यों में विभक्त था? वो देखिए
सर्वई जा का शासक कौन था? सार्डिनिया। तो वहाँ पर सर्वई में सार्डिनिया का शासक था, इटली का राजा जो था, ठीक ना। दूसरा है लंबोडी, वहाँ पर वेनिया का शासन था, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक ना। अब देखिए इटली का एकीकरण का द्वितीय चरण। अब इटली का तो प्रथम चरण में तो एकीकरण हो नहीं पाया था, अब इसीलिए द्वितीय चरण में एकीकरण इसका करना चाहा। उसके बाद क्या 19वीं सदी के उसके बाद देखिए इटली का एकीकरण का द्वितीय चरण, क्योंकि प्रथम चरण में तो इटली का एकीकरण हुआ नहीं था। उसके बाद 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में विभक्त था। कितने राज्यों में विभक्त था? तो 7 राज्यों में विभक्त था इटली। 7 राज्य हम एक एक करके लिखे हैं यहाँ पर। देखिए पहला है सर्वई सार्डिनिया पर किसका राज चलता था? तो इटली का राज ही चलता था। लंबोडी वेनेशिया पर किसका राज चलता था? ऑस्ट्रिया का राज चलता था। सिसिली और नेपल्स पर किसका राज चलता था? फर्डिनेंड का राज्य चलता था। पेपल्स पर किसका राज्य चलता था? पोप का राज्य चलता था। पद्मा पर किसका राज्य चलता था? हेबर्स वर्ग का राज्य चलता था। मेडेना पर किसका राज्य चलता था? इस पर भी हेबर्स वर्ग का राज्य चलता था। और टस्की पर किसका राज्य चलता था? हेबर्स का ही राज्य चलता है, यानी कि ये तीनों पर किसका राज्य चलता था? हेबर्स का ही राज्य चलता था। उसके बाद देखिए अगला है काउंट काबूर। क्या है? काउंट काबूर। सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर एमैनुएल काउंट काबूर को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। उसके बाद क्या क्या प्रधानमंत्री पर नियुक्त कर दिया है एमैनुएल काउंट काबूर को, ठीक। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवाद था। काउंट काबूर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधक ऑस्ट्रेलिया को मानते थे। किसको मानते थे सबसे बड़ी बाधक? तो ऑस्ट्रेलिया को मानते थे। तो कौन मानते थे? तो काउंट काबूर मानते थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इटली का एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रेलिया को कौन मानता था? तो काउंट काबूर मानता था कि ऑस्ट्रेलिया का एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक जो ऑस्ट्रिया है, सॉरी इटली का एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया है, को मानते थे। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है 1853 से 1854 के कार्मिक युद्ध में ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए काउंट काबूर ने फ्रांस के तरफ से भाग लिया। किसके तरफ से भाग लिया? तो फ्रांस की तरफ से भाग लिया। अगला पॉइंट देखिए काउंट काबूर ने फ्रांस के नेपोलियन III से एक कूटनीतिज्ञ संधि कर ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर दिया। क्या कर दिया? पराजित कर दिया। तो किसको पराजित कर दिया था? तो ऑस्ट्रेलिया को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर दिया, ठीक। उसके बाद देखिए अगला देखिए क्या है। उसके बाद देखिए गैरीबाल्डी। क्या है? गैरीबाल्डी पेशों से एक नाविक था। नाविक उसको कहते हैं जो नौ चलाता है, उसको क्या कहते हैं? नाविक कहते हैं। और मैजेनिंग के विचार का समर्थन था, परंतु बाद में काबूर के संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। क्या बन गया? पक्षधर बन गया। उसके बाद देखिए गोल्डीबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण का वहाँ गणतंत्र की स्थापना किया। किसका स्थापना किया? तो गणतंत्र का स्थापना किया। गैरीबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण की योजना बनाई तो काबूर ने रोम रक्षा के लिए अपना सेना भेज दी इसका रक्षा करने के लिए। इसी बीच कि गैरीबाल्डी का भेंट किससे हो गया? काबूर से हो गया। किससे हो गया? काबूर से हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए अगला है, ये सब पॉइंट है, ठीक ना, इस सब पर उतना चर्चा नहीं करेंगे। वह दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को विक्टर एमैनुएल को दे दिया। किसको दे दिया? तो विक्टर एमैनुएल को दे दिया, ठीक। 1862 में काबूर की मृत्यु हो गई। 1862 में क्या हुआ था? काबूर की मृत्यु हो गई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काबूर की मृत्यु कब हुई? तो 1862 में जो है ना काबूर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उसके बाद 1871 में फ्रांस प्रसा युद्ध के दौरान विक्टर एमैनुएल ने रोम को इटली में क्या किया था? मिला दिया था। रोम को क्या किया? इटली में मिला दिया और रोम अपना राजधानी घोषित कर दिया। इटली में मिला दिया और रोम क्या किया? अपना राजधानी घोषित कर दिया। इस प्रकार इटली का एकीकरण
1871 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1871 ईस्वी में पूर्ण हो गया। कब? 1871 ईस्वी में पूर्ण हो गया। ये नहीं है, ये मिस्टेक से लिखा गया यहाँ पर। इस प्रकार इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 में पूर्ण। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूर्ण हो गया था। उसके बाद देखिए अगला है जर्मनी का एकीकरण। किसका? तो जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। आपसे पूछा जाएगा जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया। बिस्मार्क प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। इसका प्रधानमंत्री था। प्रशा के शासक विलियम प्रथम का क्या था? प्रधानमंत्री था। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है जर्मनी के सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो प्रशा था। जर्मनी के सबसे शक्तिशाली जो राज्य था वो कौन था? प्रशा था। ठीक ना, प्रशा राज्य का नाम है। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रशा ने नेतृत्व में चाहता था। क्या चाहता था? नेतृत्व चाहता था। उसके बाद विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 ईस्वी में पहनाया गया था। ठीक ना, ये पॉइंट समझ में आ गया। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज कब पहनाया गया था? तो 8 फरवरी 1871 में पहनाया गया। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? तो फ्रांस से था। किससे था? फ्रांस से। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है बिस्मार्क 8 फरवरी 1871 में विलियम प्रथम को जर्मनी संघ का ताज पहनाया गया। बिस्मार्क को सबसे अधिक डर फ्रांस से था। ये पॉइंट हम पीछे भी बता दिए। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक था। इसका जन्म 15 मई 1773 को कावेजल नामक नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कावेजल नामक नगर का नाम है कावेजल नामक नगर में हुआ था। इसके पिता का संपत्ति तथा जागरिक नेपोलियन बोनापार्ट ने जब्त कर लिया। बोनापार्ट ने क्या किया? इसका संपत्ति को जब्त कर लिया। ठीक ना। उसके बाद है अगला पॉइंट इसकी शादी 1795 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन चांसलर केनिज की पुत्री के साथ हुआ। ठीक। फेकफर्ट संविधान का सभा मई 1841 में किया गया था। कब किया गया था? मई 1841 में किया गया था। ठीक ना, यहाँ पर था होगा। ठीक ना। बान मालेटेक वनरून और सेनापति था। क्या था? सेनापति था और रक्षा मंत्री भी। ठीक ना। विलियम प्रथम के शासक काल में प्रशा का बिस्मार्क का 23 सितंबर 1862 में प्रशा का चांसलर बनाया गया। कब बनाया गया था? 23 सितंबर 1862 में प्रशा का चांसलर बना दिया गया। किसको? तो बिस्मार्क को। किसको? तो बिस्मार्क को। ठीक ना। अगला देखते हैं क्या अगला पॉइंट है। 1866 में सरेजोवा के युद्ध में ऑस्ट्रेलिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया तथा 23 अगस्त 1866 के संधि में ऑस्ट्रेलिया जर्मन संघ में शामिल हुआ। इसमें शामिल हुआ? ऑस्ट्रेलिया जर्मन संघ में क्या हुआ? शामिल हुआ। अगला पॉइंट है 15 जुलाई 1870 ईस्वी को अर्थात तथा फ्रांस के बीच सेडान का युद्ध हुआ तथा नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के आगे 1 सितंबर 1870 को ही आत्मसमर्पण किया। ठीक। उसके बाद देखिए 10 मई 1871 ईस्वी को, यहाँ पर 1871 होगा, 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस तथा प्रशा के बीच फेंक कर संधि हुई। सेडन के युद्ध के बाद जर्मन का एकीकरण की प्राप्ति हुई।
10 मई 1871 को 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस तथा प्रशा के बीच फेक्कर की संधि हुई। सेडन के युद्ध के बाद जर्मन का एकीकरण की समाप्ति हुआ। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड होते रहता है इस चैनल पर। तो तब तक के लिए जय हिंद।